स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के लिए मैथ की शानदार सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की हैं सब में बढ़िया लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बढ़िया लेवल को देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। बहुत से बच्चे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट करके नहीं बताते हैं, या आपका रुझान इस भर्ती को लेकर है ही नहीं। कहा जाए कि क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के हो रहे हैं लेकिन देखने वाले बच्चे 100 से भी कम है। तो कहीं ना कहीं मैं और मेरी टीम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं और ऐसी गर्मी में इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि एक अंदर से लगन ही नहीं आती। जब बच्चे देख ही नहीं रहे हैं तो क्लास बनाने का कोई फायदा ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी जब तक आपका पेपर नहीं होता है तो एक दो दिन जैसे भी मुझे समय मिलता है और क्वेश्चन अच्छे लेवल के देखते हैं तो मैं आपके बीच जरूर क्लास लेके आता हूं। तो आप भी अपना रुझान थोड़ा सा बढ़ाइए। क्वेश्चन चाहे ये वन रक्षक के लिए हो या आने वाली कोई भर्ती जो मध्य प्रदेश में होगी उसके लिए, क्वेश्चन लगभग सेम रहेंगे मैथ के लिए। तो आपको तो अपनी मैथ अच्छी करनी है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो। मतलब आपके लेवल का एग्जाम अगर मध्य प्रदेश में होता है तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो वन रक्षक का पेपर हो, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का पेपर हो या कोई अन्य पेपर हो। तो अगर मैथ का लेवल आपको बढ़ाना है या मतलब आप चाहते हैं कि मैथ में आपका अच्छा स्कोर हो सके, तो उसके लिए आपको मेरी ये मैथ की सिलेक्शन सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक हस्तशिल्प इकाई की 5 दिनों की दैनिक उत्पादन मात्रा दर्जनों में इस प्रकार है: 12, 15, 14, 16 और 13 इकाइयों का अनुमानित नमूना मानक विचलन क्या होगा। तो दोस्तों, इस सीरीज में आज की क्लास में मैं इस टाइप के दो क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आपसे नमूना मानक विचलन पूछा है और एक और क्वेश्चन है जिसमें आपसे मानक विचलन पूछा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लाया हूं। ये क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 यानी इसी साल की भर्ती में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो अगर पूछे गए हैं तो आगे भी किसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका टारगेट भले ही वन रक्षक ना हो, लेकिन आने वाली कोई भी, जैसे अभी सहायक, वो अस्पताल सहायक की भर्ती आई है, उसमें अगर मैथ है और एपटेक ही पेपर ले रहा है तो हो सकता है उसमें भी इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो आपको अगर अपने मैथ का लेवल अप करना है तो जरूर आपको सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो नमूना मानक विचलन और आगे देखने को मिलेगा मानक विचलन। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई हमें मानक विचलन या नमूना मानक विचलन निकालना है। उसके पहले हमें निकालना होता है माध्य, यानी कि जो आप ये आंकड़े देख रहे हैं 12, 15, 14, 16 और 13, पहले आपको इनका निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। माध्य मतलब औसत। तो औसत निकालना लगभग सभी को आता है, सभी जानते हैं कि औसत निकालते हैं ऐसे। आप इन सभी को जोड़ लें और जितने भी ये आंकड़े हैं उससे भाग करा दें। जैसे कि 12 और 15, 12 और 15 27, 27 में 13 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। 40 और 14 और 16 30, तो 40 और 30 हो गया 70, यानी कि 70 सभी आंकड़ों का योग है। और ये कितने आंकड़े हैं? ये 5 है, तो 5 से आपको भाग करा देना है। 5 से भाग कराएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 14, यानी 14 इनका माध्य है, ठीक है ना। एक स्टेप हो गया। अब इस 14 से आपको इनका डेविएशन चेक करना है, इनका विचलन चेक करना है, यही विचलन होता है। तो पहले आपको विचलन या प्रसरण, जिसको प्रसरण बोलते हैं, वो निकाल लेना है। उसके बाद मानक विचलन निकल के आएगा। यानी कि पहले आपको जो ये माध्य आया है इससे इसकी तुलना करनी है। कितना कम है? तो ये 2 कम है। ये देखा जाए तो 1 ज्यादा है, ये ना कम ना ज्यादा। और फिर इसका अंतर देखें तो ये 2 ज्यादा है और ये 1 कम है, ये 1 कम है। और जो ये आपने विचलन निकाला है इन सभी का करना पड़ता है वर्ग, इन सभी का करना पड़ता है स्क्वायर। जीरो पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऋण की संख्या हो या धन की, उसका आप वर्ग करेंगे। संख्या जो है मतलब इसका जो हल है वो क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। 2 का स्क्वायर हो या ऋण 2 का स्क्वायर हो, ऋण 2 का वर्ग हो, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ आ जाएगा 4। 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, शून्य का शून्य ही रहेगा, 2 का वर्ग 4, ऋण 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। इन सबको हमें दोस्तों जोड़ लेना है। 4 और 1 5,
4 9 और 1 10। तो यहाँ पे जो 10 आया है, ये जो 10 आया है, इसका आपको फिर से माध्य निकालना होता है। जो आपने प्रसरण निकाला है उसका भी आपको माध्य निकालना है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है नमूना मानक विचलन, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे ये नमूना मानक विचलन लिखा है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो अगर ये 5 आंकड़े हैं तो उससे एक कम, यानी 5 से कितना एक कम, यानी 4 से आपको भाग कराना है। और अगर ये मानक विचलन ही होता, नमूना नहीं लिखा होता, तो 5 से ही भाग देते, यानी जितने आंकड़े हैं उतने से ही भाग देते। लेकिन अगर इसमें नमूना शब्द जुड़ गया है, तो नमूना शब्द अगर जुड़ गया है, यानी सैंपल आपसे बनाने को बोला है, तो जितने आंकड़े हैं, तो कितने आंकड़े थे, ये 5 थे। 5 दिनों की बात हो रही, तो 5 दिन नहीं, 5 से एक कम करना है इस नमूना शब्द की वजह से। तो 4 से अगर इसमें आप भाग देंगे, 2 तो 4 से भाग जाएगा, जैसे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, या 5/2, तो यानी कि 2.5 आएगा यहाँ पे, 2.5। और 2.5 जो है ये आपका विचलन है यानी कि प्रसरण है। ठीक है ना। अब आपको तो बताना है मानक विचलन, नमूना मानक विचलन। नमूना की वजह से यहाँ 5 की जगह 4 आ गया, और जो संख्या आई है जैसे 2.5, इसका आपको करना है वर्गमूल, इसका आपको करना है वर्गमूल। तो देखो कितना कैलकुलेटिव हो गया यहाँ पे। अब अगर ये जानकारी नहीं होती तो बहुत से बच्चे छोड़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि इसके आंकड़े की वजह से ये शब्द हम भूल जाते हैं एग्जाम में। इतने सारी बातें होती है, माध्य विचलन होता है, मानक विचलन होता है, प्रसरण होता है, माध्य मध्यिका बहुलक, सारी चीजें होती हैं, तो बहुत से बच्चे हैं जो कि भूल जाते हैं। तो 2.5 का हमें वर्गमूल चाहिए, यानी 2.5 का। तो जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मान के चलो 4 होता, तो मेरा आंसर जो आता, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। लेकिन यहाँ पे 4 से छोटी संख्या, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो 2 से कम होगा, 2 से कम होगा, 2 से कम होगा। और ये संख्या जो है 1 के वर्ग से ज्यादा है, क्योंकि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, यहाँ समझना है आपको। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। मुझे चाहिए है 2.5 का, 2.5 का वर्गमूल। तो 2.5 का वर्गमूल जो भी होगा, 1 और 2 के बीच का नंबर होगा क्या, 1 और 2 के बीच का नंबर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 1.5, 1.5, तो 1.5 का अगर मैं वर्ग करूं, 1.5 गुणा 1.5, तो 15 15 225, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी 2.25 आएगा, 2.25 आएगा। यानी मेरा आंसर जो भी है वो कहीं ना कहीं 1.5 के पास है, 1.5 के पास है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 1.5 के पास में है। ठीक है ना। और इतना नहीं भी करना है तो इतना तो आइडिया आप लगा ही सकते थे कि 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1, और यहाँ जो संख्या है वो 2.5 है, यानी 1 और 4 के बीच की है। तो वर्गमूल जो भी होगा वो 1 और 2 के बीच का होगा, यानी 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और यही मेरा आंसर है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे नमूना शब्द जुड़ा है, मानक विचलन लिखा है, तो यहाँ 4 नहीं 5 ही लिखना है, यानी जितने आंकड़े हैं उतने ही लिखना है। लेकिन अगर यहाँ पे शब्द जुड़ जाता है नमूना, यहाँ पे शब्द जुड़ जाता है नमूना मानक विचलन, तो अगर यहाँ पे 5 आंकड़े हैं तो आपको 4 लिखना है, यहाँ 10 है तो यहाँ आपको 9 लिखना है, 8 है तो 7 लिखना है, 7 है तो 6 लिखना है। बात समझ गए ना। तो क्वेश्चन आपके एमपी कांस्टेबल 2025 में आ चुका है, आगे किसी भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है ना। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और उसका आयतन 254.34 घन सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितने होगी? तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल जो क्या है, इसमें जो संख्याएं दे रखी हैं वो किस लेवल की है, यानी मतलब आपके एग्जाम का जो लेवल है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं इशारा है कि हम इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो बेलन की ऊंचाई और उसका हमें आयतन दे रखा है, तो हमें आयतन का फार्मूला लगाना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो मैं पहले आपको बेलन दिखा दूं कि बेलन क्या कहलाता है। ये इस तरीके की आकृति को बेलन बोलते हैं। तो किसी भी, तो ये एक प्रकार का प्रिज्म है, एक प्रकार का प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस और मतलब जिसके आधार पे भी वही आकृति बनी हो, और उसके शीर्ष ऊपर भी उसकी छत भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसा उसका आधार है।
तो इस तरीके की आकृति को आप बोल सकते हैं प्रिज्म। और इस तरीके की बनी आकृतियों का जो आयतन आपको चाहिए, एक ही सुर में बोलना है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार पर बन रहा है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और गुणा इसमें करा देंगे ऊंचाई, गुणा करा देंगे ऊंचाई, तो फार्मूला तैयार हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब उसने हमें बताया है कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है, 3.14, ठीक है ना। तो किसी भी आकृति का आपको आयतन चाहिए है, आप उसका बेस देखें तो बेस पे बना था वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जिसके आधार पर जो आकृति बनती है, अगर वही आकृति इसके ऊपर बनती है तो ऐसी आकृतियों को आप बोल सकते हैं प्रिज्म। और सारे प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। पाई का मान दे रखा है 3.14, उसने बताया है। आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या हमें बतानी है, त्रिज्या हमें बतानी है, तो त्रिज्या की जगह पे आपको आर स्क्वायर लिख देना है, गुणा एच, एच का मान दे रखा है कितना है 9 है, और पूरा आयतन हमें बताया है 254.34, ठीक है ना। अब देखो काटना कैसे है, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, मतलब दशमलव है ही नहीं, बैलेंस हो गया। यानी कि इसको अगर आप उस साइड ले जाओगे तो 3.14 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 3.14 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, यानी यहाँ आप 254.34 जो लिख रहे हैं, अब इसका पक्षांतर करेंगे तो 3.14 गुणा 9 आ जाएगा। 2 अंक बाद ऊपर दशमलव है, 2 अंक बाद नीचे दशमलव है, मतलब दशमलव है ही नहीं, दशमलव भूल जाओ, दशमलव से दशमलव कट गया। अब सिर्फ आपको संख्याएं काटनी थी, तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आप 9 से काट दो, 9 से जाएगा यहाँ पे, तो 9 दूनी हो जाएगा 18, यहाँ बच जाएगा 7 74, 9 8 72, बचा 2, 9 दूनी 18, यहाँ बच गया 23 में से 18 गया तो 5 बच गया 54, 954। अब हमें 314 से इसको काटना है, तो यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ लिखा है 4, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि लास्ट में 6 आ जाए। एक तो 4 चौके 16, तो आपको दिख ही रहा होगा कि 3 चौके 1200 के समथिंग पहुंचेगा, लेकिन हमें तो 2800 के नजदीक ले जाना है, तो 3 नाम 2700, 4 नाम 36, 4 नाम 36, यानी कि 300 को पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 2700 के पास पहुंच जाओगे। ठीक वैसे ही 4 नाम 36 हो जाएगा, यानी कि 14 नम्मा 126 हो जाएगा। तो क्या ये 314 से 9 बार में कट रहा है? आइडिया लगाइए, 4 नाम 36, 3 नाम 2700 और 14 नम्मा 126, 14 नम्मा 126, तो 2700 और 126 2826 हुआ ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो आर का मतलब क्या हुआ, √9। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ से जब हम वर्ग हटाते हैं तो सामने वाले का वर्गमूल लग जाता है, यानी आपको उसका वर्गमूल बताना है। तो √9 का मान यानी 9 का वर्गमूल होता है 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। अब जब आए हैं तो हम लोगों का काम है आपको सिखाना। अब मैं तो सिखा रहा हूँ, लेकिन बच्चे देख ही नहीं रहे हैं। 50 बच्चे 60 बच्चे देख रहे हैं, उसमें से भी 2 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो पढ़ाने का उत्साह है वो कम होता है। भाई मोटिवेशन सभी के लिए जरूरी है, उत्साह सभी के लिए जरूरी है। अब अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई आपकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही हाल टीचर्स के साथ भी होता है। तो हो सके तो कहीं ना कहीं आपको भी सहयोग करना पड़ेगा अगर इस लेवल के क्वेश्चन को देखना है। चैनल पर मत जाइए कि चैनल अभी छोटा है या बड़ा है, चैनल से छोटा या बड़ा से कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है हर चीज को बड़ा होने में। लेकिन अभी जो आप कंटेंट देख रहे हैं वो बिल्कुल एकदम प्योर और बेहतरीन लेवल का कंटेंट देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो अभी आप सिर्फ ये देखें कि आपकी लाइफ कहाँ से चेंज हो सकती है, कहाँ से आप अच्छे लेवल की चीजें सीख पा रहे हैं। तो बस उस चैनल पर जाइए और पढ़िए। एक बेलन में ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 2:1 है, इस लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपको करना है तो आप वीडियो को रोक के कर सकते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ सर बोल रहे हैं जो बात वो कहीं ना कहीं सही है। चलिए, तो बेलन की ऊंचाई यानी कि h और त्रिज्या का हमें अनुपात दे रखा है, कितना है 2 और 1, यानी हम यहाँ लिख लेंगे 2x और 1x।
और हमें दे रखा है आयतन। तो अब भी हमने बेलन का आयतन डिस्कस किया है। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम 22/7 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ मतलब दिया नहीं है कि क्या लेना है। आर मतलब ये एक एक्स गुणा एक एक्स। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में और एक एक चीज समझाता हूं ताकि आप चीजों को समझ जाएं। बस एक ही उद्देश्य है, आपको सिखाना, ठीक है ना। तो एक एक्स गुणा एक एक्स मैंने लिख दिया, यहाँ एक्स और एक्स भी आप लिख सकते थे, ठीक है ना। और ऊंचाई है हमारी 2x। आयतन दे रखा है 616। तो जितनी भी काटा पीटी आपको आती है आपको यहाँ से करनी है। अब आप सभी जानते हैं कि इस 22 को मैं लेके जाऊंगा, नीचे आएगा, जिस साथ जो नीचे है वो ऊपर गुणा कराएगा। तो जो बातें आप एक बार में सीख चुके होते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक एक स्टेप से बताया था। अब आप जितना कम पेन चलाएं उतना अच्छा रहेगा। आपको पता है कि 22 में नीचे ले जाऊंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा 22 को, है ना, और इस 2 को भी लेके आऊंगा और फिर क्या करूंगा, इससे काटूंगा। तो आपको ये काटा पेटी एक ही लाइन में करनी है, यही के यही। यानी आप बोले 11 दूनी 22 हो गया, 11 से जाएगा, 11 पंचे 55 हो गया, बच गया यहाँ पे देखो 6 बच गया, और 11 6 66 हो गया। फिर 2 से जाएगा अपना ये, 2 से चला जाएगा अपना ये 28 बार में, और फिर 2 से अपना ये जाएगा, और 2 से जाएगा कितने बार में? 14 बार में, ठीक है ना। और x और x का गुणा होगा तो यहाँ पे आएगा x³ बराबर 14 वहां पे है, ये 7 जाएगा और 14 के साथ क्या करा देगा? गुणा करा देगा, क्योंकि यहाँ भाग में है, बराबर क्यों चल जाएगा? गुणा होगा। तो 14 सत्ते हो जाएगा 98। यानी अब आपको 98 का क्या बताना है? यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है, 3 की घात लगी है, यानी आपको क्यूब रूट बताना है, यानी कि घनमूल बताना है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही ना? यहाँ पे समझ रहे ना बात पे, कि यहाँ से जब वर्ग हटता है तो सामने वाले पे वर्गमूल लगता है, ठीक है ना, यानी 2 की घात की करनी। अब यहाँ पे क्या था? 3 की घात, तो 3 की घात की करनी लगेगी, यानी कि आपको बताना है घनमूल। तो 98 का घनमूल अब निकालने नहीं बैठना होता है, निकालने नहीं बैठते, हम देखते हैं कि 98, तो ये 98 किन दो संख्याओं के बीच में है। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे आपके कैलकुलेशन का लेवल बढ़ेगा, दूसरे बच्चों से पहले ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 98 है, तो ये किसके घन के पास है? तो 4 का घन निकाल के देख लो आप। 4 का घन जो होता है वो क्या होता है? तो 4 का घन होता है 64, और 4 के बाद अगला नंबर आता है 5, तो 5 का घन होता है 125। यानी मैं आपसे पूछूं 125 का घनमूल क्या होता है? आप कहेंगे सर 5 होता है घनमूल, यानी यह किसका घन है? 64 का घनमूल क्या होता है? तो 64 का घनमूल होता है 4, यानी 64 किसका घन है? 4 का। तो क्या ये नंबर 64 और 125 के बीच में है? 64 और 125 के बीच में है? आप कहेंगे हाँ सर बीच में है। यानी इसका आंसर मुझे क्लियर तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मेरा जो आंसर है वह 4 से बड़ा है और इस 5 से छोटा है। 4 से बड़ा है और इस 5 से छोटा है, ठीक है ना। मेरा आंसर जो आने वाला है वो 4 से तो ज्यादा ही आएगा, और 4 से बहुत ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि ये 125 के ज्यादा पास में है। 64 से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 64 में कितना शामिल करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे 36 जोड़ने से तो 100 बन जाएगा, यानी यहाँ पे मुझे शामिल करना पड़ेगा 34 शामिल करना पड़ेगा यहाँ पे, 64 और 34। जबकि यहाँ पे देखूं मैं, यहाँ से ये कितनी दूर है? 64 से यह कितनी दूर है? तो 64 से यह 34 कदम दूर है, ठीक है ना। लेकिन अगर 125 तो 125 के ज्यादा पास में है, 25 ये हो गया 2 27, तो ये कहीं ना कहीं 5 के ज्यादा पास में है, 5 के ज्यादा पास में है, बोलो है ना। और अगर ये 5 के ज्यादा पास में है तो उसकी त्रिज्या मुझसे पूछी है, तो मेरा आंसर जो होगा वो दशमलव में आएगा, यानी 4 दशमलव कुछ होगा। 4.5 से तो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 4 का घन 64 होता है और 64 से ये काफी दूर है, 64 से यह 34 कदम दूर है, जबकि 125 यानी 5 के घन के ज्यादा करीब है, सिर्फ 27 कदम पास है ना। यहाँ पे ये चेंज हो गया ये, यानी कि ये 5 के ज्यादा नजदीक है। तो उसका जो आंसर होगा वो 4.6 के समथिंग आएगा, 5 से तो ज्यादा आएगा। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन सर है ही नहीं, यानी हमें आंसर देना था लगभग में, और ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूं, मैं चाहता तो ऑप्शन चेंज भी कर सकता था। तो मेरा आंसर 4 से बड़ा है,
मेरा आंसर 4 से बड़ा है, यानी 4 मेरा आंसर नहीं हो सकता। और 6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आंसर 5 से छोटा है। 3 कभी भी नहीं हो सकता, तो लगभग में मेरा आंसर होगा 5। लगभग में मेरा आंसर होगा 5। अगर हम इसको हल करते हैं तो 4.61 के समथिंग आंसर आता है। 4.6 के समथिंग है। तो 4.6 यानी दशमलव के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर है तो अगला नंबर हम लगभग में मानते हैं, इसलिए मेरा आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन बिना निकाले कैसे आंसर लगाएं? तो ये 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है, लेकिन 5 के घन के ज्यादा पास है, तो जिसके ज्यादा पास है लगभग में वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो क्वेश्चन का लेवल काफी बढ़िया था। चाहे पिछला क्वेश्चन देख लो आप, चाहे ये वाला क्वेश्चन देख लो, लगातार 3 क्वेश्चन। देखो, अच्छे लेवल के अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल की होनी चाहिए, और फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। फुल मार्क्स लाने के लिए या कोई पेपर क्लियर करने के लिए कभी कभी हमें ज्यादा लेवल के भी क्वेश्चन देख लेने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी हाल ही में एक नया अपडेट देखने को मिला है कि अब साल में सिर्फ 3 परीक्षाएं होंगी, है ना? मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो मैथ रीजनिंग 60 से 65 नंबर की होती थी, अब उसका स्तर काफी गिरा दिया गया है, यानी कि 25 नंबर में मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर ही रहेगा। और मध्य प्रदेश जी के 25 नंबर में, और फिर और भी जीके जीएस का पोर्शन अलग से रखा है, एमपी जीके का पोर्शन अलग से है। तो जहां जीके का लेवल बढ़ेगा, आप कितना पढ़ पाएंगे? तो उन्होंने 5 जून से पहले सभी बच्चों से सुझाव मांगे हैं। तो जो भी बच्चे सुझाव देना चाहते हैं, कृपया जाके आप यूट्यूब पे सर्च करें कि कैसे सुझाव देना है, और अपना सुझाव जरूर रखें। मेरा सुझाव तो ये है कि जैसे पैटर्न से भर्ती हो रही थी उसी पैटर्न से होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल की तैयारी बीटेक करने वाला बंदा नहीं करता, कि जो बीटेक करके आया है, बीएससी करके आया है, या जो पीएससी की तैयारी कर रहा है, वो कांस्टेबल बनना नहीं चाहता है, वो मजबूरी है। कांस्टेबल की तैयारी वो बच्चे करते हैं जो निम्न और मध्यम वर्ग से आते हैं, जिन्हें पढ़ने के पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। चाहते तो हैं पढ़ना, लेकिन समय के अभाव में नहीं पढ़ पाते। ऐसे बच्चे तैयारी करते हैं जो दिन में मजदूरी करते हैं, सुबह या रात में पढ़ते हैं, है ना? जो किसी न किसी दुकान पर काम कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके घर का माहौल ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति से निकल के बच्चे कांस्टेबल की तैयारी करते हैं। अब आप उसके पेपर में, अगर आप उसके पेपर में हर वर्ष चेंज करेंगे, हमने 2 साल पहले फिजिकल में चेंज किया, यानी कि जहां 2:45 में क्वालिफाइड हो जाता था, वहां आपने स्कोरिंग कर दी। जहां 19 फीट गोला फेंकने से बच्चा क्वालिफाई हो जाता था, वहां आपने 28 और 30 फीट गोला बच्चों से फेंकवाया है। जहां 13 फीट 14 फीट लॉन्ग जंप करके बच्चा क्वालिफाइड हो जाता था फिजिकल में, वहां आपने एक ओलंपिक लेवल का एक मतलब लेवल रखा है, जैसे बच्चे को ओलंपिक आपको क्लियर कराना है। तो आप बच्चे से कराना क्या चाहते हो? या तो आप साफ कह दो कि भाई नौकरी नहीं देंगे। आपने हर सिलेबस में छेड़छाड़ की, आपने पटवारी के सिलेबस में छेड़छाड़ की, आपने एमपीएसआई के सिलेबस में छेड़छाड़ की, यानी एमपीएसआई का सिलेबस आपने ऐसा बना दिया है कि पीएससी करने वाला बंदा भी एक बार सोचेगा, है ना? और उसके बाद फिजिकल भी देगा, उसके बाद इंटरव्यू भी देगा। आपने सारी चीजों के सिलेबस में हस्तक्षेप किया है। एक बार नेताओं के सिलेबस में भी हस्तक्षेप कर दीजिए, कह दीजिए कि मध्य प्रदेश में जिसको भी मुख्यमंत्री बनना है वो किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ जाएगा, जनता तय करेगी कि भाई कहां से इसको चुनाव लड़ना चाहिए, है ना? यानी कि आप अपने लेवल में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। आप नेताओं के लिए भी एक पेपर बनाइए, भाई उसे हमारे देश के संविधान के बारे में पता होना चाहिए, एक संविधान का टेस्ट होना चाहिए, वो भी ओरल होना चाहिए, मीडिया के सामने होना चाहिए लाइव, कि जिसका नंबर जिसका स्कोर अच्छा होगा पेपर में, सिर्फ वही नेता बनेगा। यानी कि जिसे अब कुछ ना पूछो, कि मतलब ये है स्थिति कि भाई नेता लोग तय कर रहे हैं कि क्या पढ़ के आप क्या बनोगे, जबकि वो खुद नहीं पढ़े लिखे होते हैं। तो ये है स्तर, है ना? तो भाई आप सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं, पद्धति को चेंज किए जा रहे हैं, संस्थाएं बदल रहे हैं। करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? भाई आप हर साल बदलो ना, आप हर साल मुख्यमंत्री बदलो, अगर आपको इतना ही बदलने का शौक है तो बस वही है। फिर तो पैटर्न बदलते जा रहे हैं, पता नहीं बच्चों से क्या करवाना चाहते हैं। भाई कांस्टेबल बन रहा है, कलेक्टर नहीं बन रहा है, कांस्टेबल। अगर आप कांस्टेबल को कांस्टेबल की लेवल की तनख्वाह दे रहे हैं, तो उस लेवल का आप उसमें कंपटीशन रखिए। आप बिल्कुल पीएससी पटवारी सभी को एक लेवल पे लेके आ रहे हैं, कांस्टेबल बनने वाला भी व्यक्ति पीएससी लेवल का पढ़ेगा, एसआई लेवल का पढ़ेगा, फिर एसआई किस लेवल का पढ़ेगा?
मतलब कांस्टेबल की तैयारी करते करते, एसआई की तैयारी करते करते कहीं बच्चा कलेक्टर ना बन जाए, लेकिन आपके यहाँ मध्य प्रदेश में कांस्टेबल नहीं बनना चाहिए, ये है तैयारी। तो समझिए इस बात को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन और आंसर मैंने बता दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक के बात कर रहे थे, लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुझसे नहीं देखा जा रहा है ना। तो आप लोग भी चाहें तो वो अभी सुझाव जो मांगा है उन्होंने उनकी वेबसाइट पर, तो उस वेबसाइट पर जाके सुझाव दें और बताएं उनको कि कांस्टेबल के सिलेबस में छेड़छाड़ ना करें। बच्चे बहुत तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं और आप तो जितने पद आपको निकालना है उतने पदों की आप भर्ती लेते ही हैं, तो बस फिर छेड़छाड़ क्यों करना है, छेड़छाड़ करना ही है तो पेपर में आप ये चेक करें कि ये पेपर लीक होते कहाँ से है, यहाँ यहाँ जोर लगाएं, सिलेबस बदलने पर जोर नहीं लगाएं, ठीक है ना। चलिए, एक कंपनी 504 पेन, 756 पेंसिल और 1134 रबर बनाती है। प्रबंधक उन्हें इस प्रकार डिब्बे में पैक करना चाहता है कि प्रत्येक डिब्बे में समान संख्या में वस्तुएं रखी हो और हर डिब्बे में केवल एक ही प्रकार की वस्तु हो। तो प्रत्येक डिब्बे में अधिकतम कितनी वस्तुएं रखी जा सकती हैं, तो अधिकतम आपसे पूछा है ना। और उसने कहा है कि प्रत्येक डिब्बे में समान संख्या में वस्तुएं और हर डिब्बे में केवल एक ही प्रकार की वस्तु हो। तो प्रत्येक डिब्बे में अधिकतम, जहां भी ये अधिकतम शब्द आपको दिख जाए, 504 पेन हो, 756 पेंसिल हो और 1134 रबर हो, अधिक से अधिक आपको डिब्बों में रखना है और हर डिब्बे में समान प्रकार की वस्तुएं रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कहा कि 300 यहाँ से ले लो, 200 यहाँ से, 100 यहाँ से, आपको एक ही समान संख्या निकालनी है, तो वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों से निकाली जा सकती है, यानी कि इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काटे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 7 और 6, 13, 5, 18, यानी ये नंबर जो है 3 से कटता है, 3 से कटता है। या अपन ये कहें कि ये नंबर जो है वो 9 से कटता है। क्यों? क्योंकि 9 की विभाजिता आप सभी को आती है कि अंकों का योगफल 9 होना चाहिए या 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 7 और 6, 13, 5, 18, 18 यानी कि 9। क्या 9 से कटता है? हाँ, यानी कि मेरा आंसर जो भी होगा, मेरा आंसर जो भी होगा इस नंबर को काटेगा और इस नंबर को काटेगा, मतलब 9 होना चाहिए, यानी उसके अंकों का योगफल भी क्या होना चाहिए? 9। तो 4, 4, 8 और 1, 9। या तो आंसर मेरा ये हो सकता है 2 और 1, 3, 5, 5, 10 और 1, 11, है ना। 5, 5, 10, ये दो ऑप्शन तो गए। तो 6, 2, 8 और 1, 9, या तो ऑप्शन ए है या बी है। तो यहाँ से हमें सिर्फ 9 की विभाजिता से पता चला, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ देखो, क्या ये नंबर 7 से कट रहा है? 7 एकम भग्नास्ति की सुन, 7 8 56, यानी कि हमारा आंसर जो भी होगा वो 9 से तो कटेगा, 9 से तो कटेगा। इनका एचसीएफ जो होगा वो इनको काटेगा और इनको काटने वाली संख्या क्या है? 9 है, यानी कि हमारा आंसर जो है वह 9 से कटना चाहिए। दूसरा, 9 से कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो है वह 7 से विभाजित है। तो क्या ये 7 से कट रहा है? तो 7 दूनी 14, 7 का 4 में भाग नहीं जा रहा है, यानी ये 7 से नहीं कट रहा है। बचा एक ही ऑप्शन जो कि हमारा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, बचा 5, 56, 7 8 56, यानी इसका आंसर 126 है। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आप अगर करेंगे तो आपको करना है बाय ऑप्शन। बात आ रही है समझ में। इसका एचसीएफ मैंने सिर्फ एक ही नंबर पकड़ा, 756, ये 9 से भी कटता है, ये 7 से भी कटता है। तो 4 विकल्प में से मुझे उस वाले विकल्प को देखना है जो 9 से कट रहा है और 4 से। जब मैंने 9 से चेक किया तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, उसके बाद ये 2 ऑप्शन बचे, उसके बाद मैंने 7 वाली बुद्धि लगाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको करना है। चलिए, एक शिक्षक ने आंतरिक परीक्षा में छात्रों के अंक इस प्रकार दर्ज किए कि 45, 50, 55, 65 और 70 अंकों का जनसंख्या मानक विचलन क्या है। तो ये मानक विचलन है। और अभी हमने देखा था, वो क्या देखा था? नमूना मानक विचलन। तो नमूना में आपको नीचे एक कम करना है, प्रसरण का माध्य निकालते हैं जब, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप निकालते थे वैसे ही करना है। तो 45, 50, 55, 65 और 70, पहले हमें इन सभी का औसत निकाल लेना है। 45 हो गया, 50 हो गया और 55 हो गया, 65 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 45 और 55 100 हो गया और 50 शामिल करेंगे 150 हो गया, 60 जोड़ेंगे 210 और 5 215, 215 में 70 जोड़ोगे 285 यहाँ पे हमारा इसका टोटल आ जाएगा।
पहले निकालना होता है माध्य, और अभी हम माध्य ही निकाल रहे हैं। संख्याओं का योगफल 285 आया है और ऐसी 5 संख्या है। 5 से भाग करेंगे, 5 25 हो जाएगा, 3 35, 5 7 35, यानी माध्य हमारा आ गया है 57। अब हमें माध्य से इनका प्रसरण ज्ञात करना है, इनका विचलन कितना हुआ है। तो 57 से कितना कम और ज्यादा है, तो 57 से ये 12 कम है, ये 7 कम है, ये 2 कम है, और ये देखें तो ये 8 ज्यादा है और ये 13 ज्यादा है। हमें सभी के वर्ग लिख लेना है और उनको यानी इन सभी के वर्गों का योग करके जितने भी आंकड़े हैं उससे भाग कराना है। तो 12 का वर्ग होता है देखो 144, 7 का वर्ग होता है 49, 2 का वर्ग होता है 4, 8 का वर्ग होता है 64 और 13 का वर्ग होता है 169। इसको हम जोड़ेंगे, 9 4 13 4 17, 4 21 और 9 हो गया 30, यहाँ जाएगा 3, 4 4 8 और 3 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 18, और 18 और 6 हो जाएगा हमारा 4 4 8 और 3 11, 11 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 17, 17 और 6 हो जाएगा 23, यहाँ जाएगा 2, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि यहाँ आ जाएगा 430। तो ये जो आपने 430 निकाला है, इसमें आपको फिर से एक बार भाग यानी जो वर्गों का योग आएगा उसका भी माध्य निकालना है, ठीक है ना। तो माध्य निकालने के लिए जितने भी आंकड़े हैं उससे भाग करा दो। और अगर यहाँ पे नमूना शब्द लिखा होता साथ में, नमूना मानक विचलन, तो अगर ये 5 आंकड़े हैं तो 5 की जगह आप लिखते 4। बात समझ गए ना, हमने ये पहले भी क्लियर किया है। चलिए 5 से भाग करेंगे, यहाँ पे 5 अट्ठे 40 और 5 छक्का 30। तो ये जो 86 आया है ये क्या आया है, ये हमारा प्रसरण है, इसको प्रसरण बोलते हैं, यानी कि विचलन, विचलन बोलते हैं। अब इसका वर्गमूल करने से बन जाता है मानक विचलन। तो 86 का वर्गमूल कर दो तो मानक विचलन तैयार हो जाएगा। ये मेरा आंसर है, मानक विचलन। बात समझ रहे ना। तो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट करा दिए, नमूना मानक विचलन और मानक विचलन, ठीक है ना। तो नमूना वाले में यहाँ एक कम लिखते आप, 5 आंकड़े हैं तो 4, 10 है तो 9, 20 है तो 19, 7 है तो 6, 6 है तो 5, ठीक है ना। लेकिन अगर मानक विचलन बस बोला है तो बिल्कुल जितने आंकड़े हैं उतने से ही भाग कराना है। अब फिर से आपको आइडिया लगाना है एक बार, यानी अंडर रूट 86 का आपको वर्गमूल बताना है। तो 86 जो है यहाँ ये किसके वर्ग के पास में है, 9 के वर्ग के पास में, यानी कि अगर यहाँ पे 81 होता तो मैं बोलता ये 9 का वर्ग है ना, यानी कि 9 और 10 के बीच में मेरा आंसर आएगा, यानी 9 से बड़ा होगा और 10 से क्या होगा, छोटा। तो देख लो ये 9 के पास नहीं है, ये 9 के पास नहीं है, ये नहीं है, मेरा आंसर जो है वह 9.27 है। सिर्फ आपको आइडिया लगाना है, ठीक है ना। चलिए तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस लेवल के क्वेश्चन आज आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को ही अच्छे लगने वाले हैं आज के क्वेश्चन, और जो इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं उनका सिलेक्शन होना तय है, ठीक। चलिए, एक बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको मैं सिखाता हूं बेलन या किसी भी ऐसी आकृति का जो एक प्रकार का प्रिज्म होती है, जिसका आधार और ऊपर का एरिया जो है लगभग समान, लगभग नहीं बिल्कुल समान ही होता है, तो बेलन। तो किसी भी आकृति का आपको वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ चाहिए है तो कैसे निकालते हैं, तो पहले निकालना हमेशा वक्र पृष्ठ, यानी चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल। तो मेरे साथ बोलो, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आयतन में बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और वक्र पृष्ठ में बोलते हैं आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या है, 2πr गुणा h प्लस प्लस क्या करना है हमें, हमें तो बताना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ निकाल लो, वक्र पृष्ठ निकालना बहुत ही आसान काम होता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, चारों तरफ की दीवारें गुणा ऊंचाई, दीवारें तैयार हो गई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल और शामिल कर दो। तो नीचे बन रहा है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर नीचे है तो ऊपर भी तो πr स्क्वायर है, यही तो बेलन है। तो कितने πr स्क्वायर हो गए, 2πr स्क्वायर हो गए। यहाँ से फॉर्मूला तैयार हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे कि 2πr और 2πr यहाँ पर कॉमन हो गया, यानी कि 2πr लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं h, और 2 आर थे यहाँ पे, एक आर बाहर चला गया तो एक आर अंदर बच जाएगा। ये फार्मूला हो गया, कुछ अलग से याद नहीं करना होता है, एक अपनी समझ होती है।
तो 2 यहाँ आ जाएगा 22/7, और व्यास अगर 12 है तो त्रिज्या हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे 6 होगी, और उसके बाद ब्रैकेट में h यानी कि 8 लिखेंगे यहाँ पे, और ऊंचाई 8 है, और त्रिज्या हमारी जो है वह त्रिज्या जो है हमारी वो 6 है, और 2 गुणा 22/7 गुणा 6, और ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है मतलब गुणा है, तो 8 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 14, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मेरा आंसर जो भी होगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे 22 है, यानी कि मेरा आंसर जो भी होगा 22 किससे कटता है? 11 से। मेरा आंसर जो भी होगा वो 22 का गुणज होगा, यानी 22 से कटने वाला होगा, और जो नंबर 22 से कटेगा वह 11 से भी कटेगा। अब हमें देखना है 11 की विभाजिता। उसके साथ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 6 है, और 6 किससे कटता है? 3 से। 6 किससे कटता है? 3 से कटता है, यानी कि मेरा आंसर जो भी होगा वह 6 का भी गुणज होगा। तो 6 का गुणज है मतलब 3 का भी गुणज होगा। तो 5 4 9 और 1 10, ये क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा सर। 8 2 10 5 15, ये कट सकता है। 4 4 8 और 1 9, ये भी कटेगा। 8 और 2 10 और 3 13, नहीं कटेगा। तो 2 नंबर तो यहाँ से चले गए। अब हमें कौन बताएगा सर? अरे भाई अब हमें बता देगा 11, अपना भाई 11 बैठा है। तो 11 से कौन सा नंबर कट रहा है? 11 का आपको पता होगा विभाजित 8 5 13, 13 में से 2 गया 11, यही मेरा आंसर है। और ये 4 4 8, 8 में से 1 गया तो 7, ये नहीं है। तो मेरा आंसर है 528। 11 की विभाजिता आपको मालूम होनी चाहिए कि उसके एक एक अंक आपको छोड़ के लिखना है, यानी कि सम अंकों का योगफल और विषम अंकों का योगफल, यानी 8 और 5 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 13। क्या बचा बीच का नंबर? मतलब और कौन से अंक बचे जो सम स्थान पर है? वो 2 है, इसमें से 2 घटाओ। तो या तो यहाँ पे 11 का कोई गुणज आना चाहिए, 11 का कोई गुणज आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, तभी संख्या 11 से विभाजित होती है। और 11 का नियम नहीं मालूम है अगर, तो ये तो छोटा सा एक नंबर था, आप 11 से चेक कर सकते थे। 11 चौके 44, बचा 8, 11 के 88। हाँ भाई कट रहा है, और कट रहा है तो जो 11 से कटेगा वो मेरा आंसर होगा। जहां भी देखो पाई, तो याद रखना मेरे भाई कि पाई में होता है 22/7। आंसर जो भी होगा वह 22 का गुणज होगा। 22 का जो गुणज होगा वह 11 से कटेगा ही, तो 11 की विभाजिता से चेक करनी है और मेरा आंसर हो जाता। तो मैं इसे बिना हल करे भी बता सकता था कि अगर मुझसे पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां जहां भी पाई आता है उसका आंसर 11 का गुणज होता है, अगर दशमलव में ना हो तो। ठीक है ना। चलिए, 3 वर्षों में वर्षा क्रमशः 700 मिलीमीटर, 765 मिलीमीटर और 830 मिलीमीटर हुई है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो 5वें वर्ष में, तो भाई ये पहला वर्ष है, ये तो सीरीज का क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये अपना चौथा है, और ये होगा 5वां। तो यहाँ हुई है 700, यहाँ हुई है 765, यहाँ हुई है 830। तो आपसे पूछा है यहाँ का, तो एक क्रम बन रहा है ना यहाँ पे। उसने देखो 65 बढ़ा दिए, फिर 65 बढ़ा दिए, फिर से 65 बढ़ाएगा, और फिर 65 बढ़ाएगा, यानी यहाँ से 65 65 130 बढ़ाएगा। डायरेक्ट बोलना है आपको। 800 और 100 900, और 30 और 30 हो गया 60, 960 मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है ना। चलिए, दो समान त्रिभुजों में उनकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अब त्रिभुज अगर है और उनकी भुजाओं का अनुपात, दो समान त्रिभुजों में उनकी भुजाओं का अनुपात, समान त्रिभुजों में मतलब अगर त्रिभुज की सिर्फ भुजा बता रहा है, मतलब कि वो जो त्रिभुज है, वो जो त्रिभुज है वह कैसा त्रिभुज है? वह एक समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी भुजाएं कैसी हैं? समान, इसलिए उसने लिखा है दो समान त्रिभुज। और भुजा से आप समझ जाते कि भुजा एक एक बार बताई है, क्योंकि अलग अलग त्रिभुज हो मतलब अलग अलग भुजाओं का होता तो अलग अलग भुजा बताता, समकोण त्रिभुज होता तो आधार और उसका लंब बताता। तो अगर भुजा बस बता रहा है तो वह कौन सा त्रिभुज हो सकता है? समबाहु त्रिभुज हो सकता है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए का वर्ग। भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो फिर से मैं वही लिखूंगा, √3/4 ए का वर्ग। और अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे अगर अनुपात, यहाँ पे अनुपात लगा है तो अनुपात में हम काटापीटी करते हैं, √3/4 से √3/4 चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर हमें समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है और हमसे अगर उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो हमें सिर्फ इनका क्या कराना था? वर्ग कराना था। तो मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट के समझाया, यानी ए का वर्ग, यानी कि यहाँ पे आपको 2 का वर्ग करना है,
तो यहाँ पे 3 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4:9 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो वैसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की अगर भुजाएं दी हैं तो उनके अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो सिर्फ आपको कराना है वर्ग। क्यों कराना है, रीजन यहाँ पे लिख दिया है विथ कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। एक बेलनाकार टेन जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, यदि इसकी बाहरी सतह को 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से रंगा जाता है तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे पेंट करने को बोल रहा है कि बाहरी सतह, यानी कि अगर इसकी मैं बाहरी सतह सब जगह पेंट करूंगा तो मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने जस्ट अभी सीखा है कि हमें आधार का परिमाप चाहिए होता है और इस तरीके से उसका फॉर्मूला बनता है, ये मैंने आपको अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में। तो 2 आएगा यहाँ पे, पाई मतलब 22/7 आ जाएगा और हमें चाहिए है त्रिज्या, तो यहाँ व्यास दे रखा है 28 से, यानी त्रिज्या हमारी 14 हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ एच धन आर, तो एच यानी कि यहाँ पे 14 है और आर, आर यानी कि नहीं एच 14 नहीं है, एच यहाँ पे हमें ऊंचाई दे रखी है कितनी है 45 है और त्रिज्या जो कि हमारी है 14। 45 और 14 हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 59 आएगा। 7 से ये बात यहाँ पे कट जाएगी, 7 दूनी 14 हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे जस्ट मैंने अभी बताया कि जहां भी पाई आता है आंसर हमारा 22 का गुणज होता है और 22 का गुणज यानी कि 11 का भी गुणज। जो भी ऑप्शन 11 से कटता है वो मेरा आंसर होगा। तो 11 की विभाजिता आपको एक एक अंक छोड़ के देखना है, जैसे एक के बाद 3 ले लो, 3 के बाद 4 ले लो, 4 3 7 और 1 8 होगा, 2 और 3 हो गया 5। इसको इसमें से घटाओ, या तो यहाँ 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे आ रहा है, तो 8 में से 5 गया 3, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ देखते हैं अपन, 5 और 1 6 और 0, तो यहाँ 6 और 6 और 1 7, तो 6 में से 7 जाएगा वो तो 1 आ रहा है वहां पे, जबकि या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज। तो ये दो तो मेरे आंसर नहीं हो सकते। 6 और 1 7 0 और यहाँ भी 7 आ रहा है, मतलब ये भी 11 से कटेगा। 3 और 1 4 और 3 और 1 4 और 4 8 और 8 में से 8 जाएगा, यहाँ पे कॉमा है याद रखना। तो 3 और 1 4 4 8 और 8 में से 8 जाएगा, यहाँ भी 0 आ रहा है तो ये भी 11 से कटेगा और ये भी। क्या दो आंसर है, नहीं आंसर तो एक ही होगा। अब इसके अलावा आप क्या चेक कर सकते हैं, तो दोनों का इकाई अंक देखो अलग अलग है, दोनों का इकाई अंक अलग अलग है, सिर्फ इकाई अंक चेक कर लेते। ये हमारा क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल में जो पैसा लगना है वो 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ वर्ग होगा, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से लगना है। यानी क्षेत्रफल जो भी आएगा उसका 2 में आपको गुणा कराना है। तो इकाई अंक देखें, 2 दूनी 4, ये 2 समझ गए बच्चों कहाँ से आ गया, यानी कि ये तो यहाँ तक हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पूरी सतह का क्षेत्रफल हो गया। उस क्षेत्रफल में 2 का गुणा होगा, क्योंकि 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से पेंट होना है, रंगा जाना है। एक वर्ग सेंटीमीटर का 2 रुपए लेगा तो इतने वर्ग सेंटीमीटर का कितना लेगा, तो गुणा करके पता चलेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नाम 72 की 2 और 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 होना चाहिए, यही मेरा आंसर है। ये नहीं हो सकता, तो ये भी गया। या फिर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 दूनी 4, यहाँ देख पा रहे हैं 2 दूनी, ये देखो 4 बना रहा है, यानी मेरा आंसर जो भी होगा वह 4 से कटने वाला होगा। तो ये 70 जो है वो 4 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 4 की विभाजिता होती है पीछे के सिर्फ 2 अंक चेक करना है, अंतिम 2 अंक 4 से कट गए वो मेरा आंसर होगा। तो ये नहीं कट रहा है, तो ये तो यूनिट डिजिट से चेक कर लो, 11 की विभाजिता लगा लो, है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, 59 का गुणा नहीं कराना पड़ेगा। बच ये जाएगा कि आप 59 का पहाड़ा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, तो एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 38% की छूट देता है। इस छूट के बाद भी वह वस्तु की लागत मूल्य पर 24% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य और अंकित मूल्य का, लागत मूल्य और यहाँ पे है अंकित मूल्य, है ना, का अनुपात बताइए। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कराया है कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य, और अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस का अगर आपको रेशियो चाहिए है तो ये आपको परसेंटेज बताएगा वो। तो आपको करना क्या है कि 100 में से डिस्काउंट कम होता है, तो 100 में से डिस्काउंट आपको यहाँ पे कम कर देना है, डिस्काउंट का परसेंटेज। तो यहाँ आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। और मार्केट प्राइस, तो 100 में आपको क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट हमेशा जुड़ता है। मार्केट प्राइस जो होता है वो हमेशा लागत मूल्य से ज्यादा ही होता है, आपको मालूम होगा, है ना। तो मार्केट प्राइस में आपको प्रॉफिट जोड़ देना है।
प्रॉफिट कभी भी नहीं घटता है, तो प्रॉफिट जोड़ना है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि भाई क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। डिस्काउंट हमेशा कम होता है, तो 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज कम करेंगे तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है 38, तो 100 में से यहाँ पे 38 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा देखो 62, है ना। इस 100 में परसेंटेज जोड़ोगे तो परसेंटेज कितना, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 24 है, तो यहाँ आ जाएगा देखो 124, तो ये मार्केट प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, कटता है काट तो 62 एकम 62 दूनी 124, अनुपात आ गया 1:2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए, एक कृषि अधिकारी ने 9 खेतों में गेहूं की उपज क्विंटल एकड़ दर्ज की, तो ये आंकड़े दे रखे हैं, हमसे माध्य का पूछा है, तो मध्य का बहुलक इस टाइप के क्वेश्चन, मानक विचलन माध्य विचलन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं अभी, तो आने वाला जो एग्जाम है उसके पहले आपको सांख्यिकी पढ़ लेनी है, ठीक है ना। चलिए, तो माध्य और ये बहुलक, ये तीन चीजें बहुत ही आसान चीज है। माध्य पूछ रहा है तो आप औसत ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, जो भी आंकड़े दिए हैं उनका औसत निकाल दो। बहुलक यानी कि जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, बहु यानी ज्यादा बार, बहु यानी बहुवचन में कैसा कर देते, ज्यादा ज्यादा करते हैं बहुवचन में, तो बहुलक है ना। तो जो नंबर ज्यादा बार आया, जिसकी आवृत्ति ज्यादा है वो बहुलक होता है। और माध्य का मतलब ठीक बीचों बीच का नंबर, यानी जो भी आंकड़े दिए हैं पहले उसको आपको एक सीक्वेंस में जमाना है, चाहे आप बढ़ते क्रम में लिख दो या घटते क्रम में लिख दो। तो मैं लिख रहा हूँ बढ़ते क्रम में, यानी कि 20, 22, 19, 25, 30, 18, 21, 23, 24 में सबसे छोटा नंबर क्या है 18। और आपको देखना है यहाँ पे कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लोग हैं। तो अगर यहाँ पे 9 लोग हैं तो ठीक बीचों बीच का नंबर कहाँ होगा, ये होगा बीचों बीच का नंबर, यानी कि चार इस साइड बीच वाला होगा माध्य का, हो गए ना 9 आंकड़े। यानी कि मुझे सिर्फ शुरुआत से 5वां नंबर चाहिए, तो पहला यहाँ पे 18 आ जाएगा बढ़ते क्रम में अगर मैं लिखता हूँ, उसके बाद 19 आ जाएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, और 20, 21, 21 के बाद हमारा 22 है, तो यही मेरा 5वां नंबर है। देखो ये ठीक बीच में आ गया। इसके बाद क्या आता है, मुझे क्या करना, मुझे बीचों बीच का नंबर मिल गया, यानी कि 22 मेरा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। फिर भी आपको जमाना है तो आप जमा सकते हैं। 22 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 23 आ जाएगा, 23 के बाद यहाँ पे 24 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा, और अंत में आ जाएगा 30। तो 4 इस साइड हो गए, 4 इस साइड हो गए, ठीक बीचों बीच का नंबर मेरा क्या होगा, माध्य का। लेकिन अगर सर ऐसा ही होता कि मान के चलो 4 इस साइड बीच में कुछ है ही नहीं, यानी कि टोटल ये 8 लोग होते, मान के चलो ये 22 नहीं होता, फिलहाल आंसर 22 है। अगर ये 22 नहीं होता, सिर्फ 8 लोग ही होते, क्या करते, तो आपको क्या करना है, ये जो ठीक बीच में 2 लोग आ रहे हैं 21 और 23, तो 21 और 23 दोनों को जोड़ लेते, 20 और 20 40, तीनों 44 हो गया, और इसका कर देते जस्ट आधा, यानी 44 का आधा करेंगे, मतलब 2 से भाग करा देना, क्योंकि अपने 2 नंबर लिए, तो 22 मेरा राइट आंसर आ जाता। लेकिन कब, जब यहाँ पे 8 आंकड़े होते, तब की बात मैं यहाँ पे आपसे कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा जो आंसर होगा ठीक बीचों बीच का नंबर, ये ठीक बीचों बीच, और ठीक बीचों बीच में क्या आया था, 22 आया था, वो मेरा आंसर है, ठीक है ना। तो ये माध्य का, तो माध्य का और बहुलक मैंने आपको अभी सिखा दिया। माध्य मतलब जितने भी आंकड़े दिए हैं सबका औसत निकाल दो, बहुलक जो नंबर ज्यादा बार आया है वही हमारा बहुलक है। अगर ऐसे नंबर 2 हैं, जैसे कि 3 बार 22 आया है, 3 ही बार 24 आया है, तो 2 आंसर होते हैं, 22 और 24 दोनों। और माध्य का एक क्रम में जमा दो, चाहे आरोही हो या अवरोही, और ठीक बीचों बीच का नंबर माध्य का होती है। ठीक बीचों बीच का नंबर नहीं दिख रहा है तो बीच के जो 2 नंबर है उनको जोड़ के आधा कर दो, वो भी हमारी क्या होती है, माध्य का, ठीक है ना। तो फिलहाल तो बीचों बीच का नंबर दिख रहा है। चलिए, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना। एक त्रिकोणीय पार्क डिजाइन, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, डिजाइन करते समय एक वास्तुकार ने, त्रिकोणीय पार्क है यानी कि उसमें क्या, त्रिकोण, ये लो 3 कोणों वाला पार्क है, यानी कि त्रिभुज की बात कर रहा है। एक वास्तुकार ने यह सुनिश्चित किया कि एक बाहरी कोण 115 डिग्री है, एक बाहरी कोण 115 डिग्री है ना। यानी मान के चलो यहाँ का कोण उसने 115 डिग्री बोला। अगर ये त्रिभुज है तो हमें त्रिभुज की एक बात तो मालूम होगी ही कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। और अंतः कोण और बाह्य कोण मिला के भी 180 डिग्री बनाते हैं। किसी भी आकृति का अंतः और बाह्य, यानी एक सीधी लाइन यहाँ पे तैयार हुई,
और एक सीधी लाइन होती है 180 डिग्री के बराबर। अगर बाहरी कोण 115 डिग्री है तो ये मेरा 65 डिग्री होगा कि नहीं? अंदर का कोण 65 डिग्री होगा ना। 115 और 5 120 और 7 180 हुआ ना। अंतः और बाह्य कोण मिलके 180 बनाते हैं, ठीक है। उसके सामने वाला एक आंतरिक कोण, तो इसके सामने वाला चाहे इसको ले लो यही है, तो उसके सामने वाला एक अंतः कोण 50 डिग्री हो गया। चलो भाई, अंतः कोण दिया है, आंतरिक कोण है ना, तो ये मैंने बना लिया। तो उस बाहरी कोण से सटा हुआ दूसरा आंतरिक कोण कितना होगा? अरे भाई, यानी कि ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण है। अब यहाँ पे ये 65 होगा, ये 50 होगा, तो 65 और 50 कितना हो गया? तो 6 5 11 115 हो गया। अब ये दोनों मिलके 115 बना रहे हैं, तीनों मिलके 180 बनाते हैं। यानी यहाँ भी कितना आना चाहिए? 65 ही आना चाहिए। तीनों मिलके हो गए ना 180। त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 डिग्री बनाते हैं ना। अगर ये बाह्य कोण 115 है तो ये 65 होगा। इसके जस्ट सामने वाला उसने बताया कि 50 डिग्री है, और वो भी आंतरिक कोण बताया। देखो, तो आंतरिक कोण 65 और 50, 6 5 11 115 डिग्री हो गए। तो 180 में कितना और मैं शामिल कर दूं कि वो 180 कंप्लीट हो जाए। तो यानी कि तीसरा एंगल जो होगा वो क्या 65 डिग्री का होगा। यहाँ पे 65 लिखूंगा तभी तो तीनों मिलके 180 बनाएंगे, यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब मैं तो यहाँ से पहुंचा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती हो गई। तो चलिए, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। पैटर्न जो भी होगा, कुछ भी होगा, उसे तो देख लिया जाएगा। लेकिन एक कहने वाली बात यह है कि जिस स्तर की आप नौकरी दे रहे हैं, जिस स्तर का आप हमसे काम ले रहे हैं, उसी स्तर का आप हमसे पेपर लें, उसी स्तर की हमसे परीक्षा लें, ठीक है ना। जैसे आप एक निर्वाचित हुए सरपंच को, पार्षद को कैबिनेट मिनिस्टर की जैसे, कैबिनेट मंत्री के जैसे सुविधाएं नहीं देते हैं, आप नहीं देते ना उसे काफिले के लिए गाड़ी, किसी पार्षद को देते हैं क्या? किसी सरपंच को देते हैं क्या? तो जैसे सबका लेवल आपके वहां, मतलब नेताओं में जो सबके लेवल अलग अलग हैं, वैसे ही परीक्षार्थियों के भी अलग अलग लेवल हैं। कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल का लेवल का पेपर होना चाहिए, एसआई के लिए एसआई के लेवल का पेपर होना चाहिए, और पटवारी के लिए, और जैसे तमाम पद हैं उस लेवल की आप परीक्षा कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, और अगर बात पसंद आई हो तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ठीक। चलिए।